हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले भाई? तो हम डिस्कस करने वाले ऊर्जा को। मतलब इसके पूर्व में हमने कार्य के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो मतलब क्या भाई? तो कार्य के बारे में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि कार्य होता क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब बारी इसकी आ गई कि अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा की, एनर्जी की। तो हमें पता है एनर्जी अल्टीमेटली क्या है भाई? तो एनर्जी भी कार्य का ही माप है। मतलब ऐसा मैं कहूं कि द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। हमारे अंदर किसी भी काम करने के लिए जो क्षमता होगी, हमारी कैपेबिलिटीज होगी, इसी को ऊर्जा कह रहे हैं। तो डेफिनेशन बहुत आसान है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, है ना। और जब बात इतनी से समझ में आ रही है कि ऊर्जा अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ऊर्जा के बारे में मुझे पता करना है, तो अल्टीमेटली कार्य के ऊपर निर्भर कर रहा है। यानी कार्य को ही, मतलब कार्य करा के ही गणना किया जा सकता है। या यूं कहूं कि मुझे अगर किसी भी व्यक्ति की एनर्जी कैलकुलेशंस करनी है, तो भैया उसको काम दे दो, उसको काम करने दो। वो जिस रेट से, वो जितनी देर में, ऐसा मैं कह लूं कि वो जितना काम करेगा, उसके अंदर जितनी कैलिबर होगी, जितनी कैपेबिलिटी होगी, उसी को कहेंगे क्या? कि भैया उसकी ऊर्जा है। और ठीक इसी तरीके का एक और टर्म है हमारे पास में, वो है क्या भाई? शक्ति, है ना। जस्ट आगे आने वाला वो क्या है? जितनी देर में वो करेगा वो है उसकी शक्ति, है ना। मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो दर होगी वो शक्ति है, और कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा है। तो मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। कार्य करने की दर जो है वो है शक्ति, और कार्य करने की जो क्षमता है वो है ऊर्जा। अब जब इतनी बात पता चल गई कि ये भी एक तरीके से कार्य ही है, तो मतलब इसकी इकाई क्या होगी? तो जो कार्य की इकाई थी, कार्य की इकाई क्या थी भैया? जूल। तो इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी? जूल, ठीक है। मतलब सीधा सीधा जो कार्य में हमने बातें पढ़ी थी वो सब कुछ यहां पर इंक्लूड हो जाएगी, ठीक। चलिए, तो हम जरा बात करना शुरू करते हैं। तो हम ऐसी बात करेंगे, किसी वस्तु द्वारा, क्या भाई? किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को, टोटल कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, इसी को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा कहते हैं। और इसका माप क्या है? तो ऊर्जा की माप किए गए कार्य द्वारा की जाती। मतलब आप उसको वर्क डन कराइए, उसको काम कराइए, और जो काम कर रहा है उसी का जो मेजरमेंट होगा वही उसकी एनर्जी है। तो सीधी बात कि एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो मतलब यहां पर हम क्या कहेंगे कि कार्य का जूल होता है, तो भैया ऊर्जा की भी जूल होती है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी यहां पर क्या भाई? तो वो कौन से दो ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनकी यूनिट सेम होती है, ठीक है। या फिर ऐसा आता है तो हम ये कह सकते हैं जैसे मीटर पर सेकेंड, किसका था भाई? चाल का भी था और वेग का भी था। ठीक उसी तरीके से मैं यहां पर कह सकता हूं कि कौन सी दो राशियां हैं जिनकी इकाई जूल होती है। तो जूल किसकी किसकी इकाई हो जाएगी भाई? तो जूल एक तो है हमारी क्या? कार्य की, और एक है हमारी ऊर्जा की। और रीजन क्या है भाई? कार्य का ही माप क्या है? ऊर्जा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर मैं ऊर्जा की बात करता हूं, विमीय सूत्र की, ऊर्जा की विमीय सूत्र, तो ऊर्जा के विमीय सूत्र भैया कार्य से ही निकालेंगे, क्योंकि मुझे कार्य बराबर पता है क्या? बल गुणे विस्थापन। तो यहां पर विमीय सूत्र निकालते समय बल मतलब क्या है भाई? तो बल मतलब होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसको और आगे मैं लिख दूं तो द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन। अब हो गई बात हमारी खत्म। अब इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा? तो द्रव्यमान का डायमेंशन फॉर्मूला में क्या होता है भैया? एम मास। त्वरण है, त्वरण मतलब क्या होता है भाई? तो विस्थापन बटा समय का स्क्वायर, मतलब एम एल टी माइनस 2। ये तो हो गया हमारा फोर्स के लिए। आपको डायरेक्ट भी याद है भाई, डायरेक्ट भी रख सकते हैं। और विस्थापन के लिए एक एल और आ जाएगा, मतलब फाइनली ये कितना मिल गया? एम एल टू टी माइनस 2। ये हो गया विमीय सूत्र किसकी? कार्य की भी यही है और ऊर्जा की भी यही है। मतलब ऊर्जा की इकाई जूल हो गई और डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ml2 t-2। ठीक, चलिए और आगे अगर बढ़े
तो जो नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ईवी। और जूल के साथ इसका संबंध 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और इसी को अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम क्या कंसीडर करते हैं? चार्ज, कि एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है भाई? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या है भाई? कूलम। और यहां पर अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं कि नाभिकीय ऊर्जा मतलब आपको समझ में आएगा कि ऊर्जा बहुत सारे टाइप्स की है, अभी जस्ट हम दिखेंगे भी। उसमें से एक ऊर्जा का टाइप मैं बताना चाह रहा हूं आपके पास, नाभिक की। नाभिक मतलब क्या? जैसे मैं आपको सिंपली कहता हूं कि दो हाइड्रोजन के छोटे नाभिक ज्वाइन होते हैं और एक हीलियम का बड़ा नाभिक बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दो छोटे छोटे नाभिक बेसिकली हाइड्रोजन के मिलते हैं और एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। मतलब एक और बात समझ में आ रही है यहां से कि है वो हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया हीलियम में, अर्थात मैं नाभिक में मतलब उसकी नाभिक की संरचना में अगर कोई डिफरेंशिएशन करूं, कुछ चेंजेस लाऊं, तो मतलब वो क्या करेगा? नया एलिमेंट बना लेगा। कुछ बात ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं सिंपली, जो कहते थे ना पुराने समय में कि कुछ एक ऐसी पत्थर होता था, है ना, शायद पारस पत्थर, जिसको टच किया जाए तो क्या करता था भाई? वो सोने में कन्वर्ट कर देता। खैर, सुनने में बड़ा अजीब सी बात लगती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपना पूरी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कोई मटेरियल कैसे चेंज कर देगा। तो कुछ हद तक अगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भाई आप यहां से महसूस कर सकते हैं क्या कि दो हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन के नाभिक जुड़े और बना हीलियम लिया, तो मतलब उसकी केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज होगी। क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता है कि भैया उसके पास क्या होता है? उसके पास आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान फिक्स नहीं है, ना तो वो मेटल में कंसीडर होता है ना वो नॉन मेटल में कंसीडर होता है, ऑक्टेट रूल को भी फॉलो नहीं करता, 2 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आता है भाई? हीलियम पे पहुंचे तो हीलियम को कहते हैं भैया एक नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब क्या? इसका ऑक्टेट तो होता ही नहीं है, मतलब आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फुलफिल होता है, अक्रिय हो जाता है। तो अल्टीमेटली देख रहे आप पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर रखा है। इसमें बात मैं सिर्फ इतना सा करना चाह रहा हूं कि इस पूरी यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही बातें हैं, एक है मैटर और दूसरी है एनर्जी। क्या भाई? एक है मैटर और दूसरी है एनर्जी। हम आगे अभी इसकी भी बात करने वाले हैं कि ये मैटर और एनर्जी कैसे कन्वर्टेबल है। ठीक है, अभी थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आया नाभिक। तो उन नाभिकों के पास में जो ऊर्जा होती है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नापी जाती है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के पास में जो ऊर्जा होगी, ऐसा कह सकता हूं मैं। ठीक है, तो उसको हमने चार्ज के फॉर्म में कहा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में आई। लेकिन वही चीज अगर नाभिक के पास में तो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ईवी का मतलब क्या भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वोल्ट का मतलब क्या होता है भाई? तो वोल्ट का अल्टीमेट मतलब है पोटेंशियल से। ये भी आपको समझा दूं, वोल्ट का अल्टीमेट मतलब किससे? पोटेंशियल। पोटेंशियल समझते हैं, पोटेंशियल मतलब विभव, और विभव शब्द का मतलब है कार्य। कहीं पर भी आपको विभव वर्ड सुनाई दे रहा, मतलब क्या है? कार्य। ये एक तरीके की स्टोर्ड एनर्जी होती है, अल्टीमेटली कार्य करके बनाई जाती है। जैसे मैं कहता हूं इस पेन को इधर ऊपर की तरफ मैं उठा रहा हूं, तो मैं इस पे काम कर रहा हूं, इसके अंदर स्टोर कर रहा हूं कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्लास 10th में भी आप पढ़ करके आ रहे हैं कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसका विभव कहलाता है। मतलब आपने जितना वर्क डन किया वही है उसका पोटेंशियल। तो इसीलिए मैं यहां पर कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा हूं और मैं इधर कह रहा हूं जूल। तो भैया वोल्ट और जूल में कुछ तो संबंध होना चाहिए ना। तो क्या संबंध है? विभव। वोल्ट का मतलब है क्या भैया? कार्य से। तो अल्टीमेटली ये भी यूनिट जूल कार्य की है और ये भी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या कहूंगा? तो मैं तो यही कहूंगा ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी यूनिट हुई? कार्य की हुई। क्यों कह रहा हूं कार्य की? कि जो यूनिट एनर्जी की है वो कार्य का ही तो माप है। ठीक है, मतलब अब बात क्लियर हो गई कि भाई अगर आपको कहीं पर एनर्जी मतलब ऊर्जा का मात्रक चाहिए, ऊर्जा का फॉर्मूला चाहिए, ऊर्जा आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको कुछ नहीं कराना, आपको उस सिस्टम से क्या कराना भैया? काम, वर्क डन करानी। और जितना वो वर्क डन कर रहा है दैट इज द एनर्जी। ठीक, चलिए आगे अगर बढ़ता हूं मैं, तो मैं जैसे कहता हूं और भी, जैसे अभी अपन ने एक किसकी बात करी भाई? हमने नॉर्मली कार्य की बात करी, जो मैकेनिकल वर्क की हमने बात करी वो थी जूल। फिर हमने किसकी बात करी भाई? नाभिकीय ऊर्जा की बात करी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर विद्युत ऊर्जा है
तो ये किस में मेजर होगी भाई? तो ये होती है किलोवाट आवर में। ये किस में मेजर होती है? किलोवाट आवर। इसका मतलब समझाता हूं मैं। देखिए, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, अच्छा, आपसे पैसे किस बात के कोई भी लेता है, मतलब जैसे किसी लेबर को ले आया, उसने कुछ काम किया, उसके पैसे लेता है। किसके पैसे ले रहा है भाई? काम करने के पैसे लेता है। काम करने के पैसे का मतलब क्या हुआ? उसने जो ऊर्जा खर्च की उसके लिए वो पैसे ले रहा है। तो सिमिलरली मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में सप्लाई कर रही है वो किस चीज के लिए आपसे पैसे लेगी? तो वो भी काम करने के लिए पैसे लेगी। अब आप बोलोगे भैया वो थोड़ी काम करते हैं, तो भैया उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी वर्क डन कर रही है ना। आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं भाई? अलग अलग ऊर्जा में रूपांतरित कर रहे हैं ना, इस्तेमाल कर रहे हैं ना। विद्युत ऊर्जा आ रही है, उसको आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, मतलब विद्युत ऊर्जा को आपने विद्युत ऊर्जा को आपने प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट किया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करी। कैसे? ट्यूबलाइट के माध्यम से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी क्या होगी भाई? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना, ऊर्जा रूपांतरित हो रही है ना, आप उसका उपभोग कर रहे हैं ना, तो मतलब वो भी क्या करेगा भाई? वो भी कैलकुलेट क्या करता? ऊर्जा ही। तो मतलब 1 यूनिट, इसको ही कहते हैं हम 1 kWh। kWh मतलब क्या भाई? किलोवाट आवर। अब इसको समझाता हूं ये होता क्या है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब 1000 वॉट। ये क्या होगी? 1000 वॉट। और आर का मतलब होता है भैया 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अल्टीमेटली ये कितना हो गया भाई? तो ये हो गया 36 पर 1 2 3 4 5 जीरो वॉट सेकंड। वॉट सेकंड और किलोवाट आवर में क्या डिफरेंस है भाई? तो ये बड़ी इकाई है, जैसे बड़ा स्केल है, और ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वॉट सेकंड। टाइम के स्टैंडर्ड यूनिट आर तो नहीं है ना भाई, सेकंड ही है। चलिए, तो उसी तरीके से पावर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो वॉट है। खैर, अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ये है आपके घर में जो 1 यूनिट बिजली का बिल आता है, उसका ये है मतलब इतना वर्क डन आपने कराया था उससे। खैर, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर आपके घर में कोई भी अप्लायंसेस 1000 वॉट का कोई अप्लायंस है, ठीक है, लाइक हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, करीब करीब 1000 वोल्ट में मान लेता हूं, उसको अगर मैंने 1 घंटे के लिए क्या किया भैया? चालू रखा, तब जाकर के वो 1 यूनिट बिजली की खपत करता है। और जो भी आपका रेट हो 1 यूनिट बिजली की आपके एरिया की, वो पैसा आपको देना पड़ता है। सिंपल। तो मतलब इसका क्या भाई? किलोवाट आवर को ही संक्षेप में क्या लिखते हैं? kWh। और ये है क्या? ये विद्युत ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। 1 किलोवाट घंटा मतलब 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड। ये जो मैं लिख रहा हूं ये अल्टीमेटली क्या है? यही है अल्टीमेटली जूल। तो मतलब ये सारे एनर्जीज, चाहे वो नाभिकीय ऊर्जा हो वो भी जूल में कन्वर्टेबल है, ये हमारे पास में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये भी जूल में कन्वर्टेबल है, जो हमने मैकेनिकल एनर्जी की बात करी वो भी जूल है। और ऊर्जा भी एक क्या हो गई? अदिश राशि, क्योंकि कार्य एक अदिश है तो ऊर्जा भी एक अदिश होगी। कार्य एक अदिश है तो ऊर्जा भी क्या है? अदिश है। एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में जा रहे, किस दिशा में, इससे कोई लेन देन नहीं, इसके कोई कंपोनेंट्स ब्रेक नहीं होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं, तो मैं अब बात करता हूं कि कितने रूप में, मतलब कौन कौन से रूप में हम ऊर्जा को देख सकते हैं। तो हम बात कर सकते हैं भाई, ये सिर्फ इतने ही नहीं है, मैं इसके बाद पहले ही लिख देता हूं इत्यादि, मतलब और भी हैं, कुछ की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, ठीक। जैसे एक नॉर्मली मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, ठीक है, या अणु जो होते हैं, अल्टीमेटली अणु क्या करते हैं भाई? तो ये अपनी जगह पे हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, ऐसा वो चल रहे होते हैं, हमेशा रैंडम मोशन कर। ये रैंडमनेस, ये इनके अंदर जो गति आती है वो आती कहां से? तो उनकी आंतरिक ऊर्जा है, यही है उनकी इंटरनल एनर्जी, जिसके कारण हमेशा एटम, आपने सुना ना, एटम हमेशा ही अपनी जगह पे वाइब्रेट होता है। वो वाइब्रेशन के लिए एनर्जी कहां से भाई? उनकी इंटरनल एनर्जी है, उनकी आंतरिक ऊर्जा है, ठीक। इसी प्रकार से हम बात करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। भाई थर्मल एनर्जी, ये किसको नहीं पता है? जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं, मतलब किसी की हीट में राइज करेंगे, यानी टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू होता है ना, तापमान में वृद्धि होता है, मतलब अल्टीमेटली वो किसकी वजह से होता है? ऊष्मीय ऊर्जा के कारण तापमान में वृद्धि होता है, या तापमान में कमी भी हो रहा है, अल्टीमेटली ऊष्मीय ऊर्जा का ही गेम है पूरा। ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी की बात करें। ऐसे हम बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी में आपको 2 तरीके पता है भाई, एक न्यूक्लियर एनर्जी को चाहते हैं हम न्यूक्लियर फिजन के जरिए और एक न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए।
मतलब एक है हमारे पास में नाभिकीय विखंडन से मिलता है और एक नाभिकीय संलयन। कैसा होता है भाई? तो जो सन में चल रहा है, जो सूरज में चल रहा है, वो क्या है? नाभिकीय संलयन, जहां पे दो छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर के, नाभिक मिलकर के क्या बना रहे भाई? एक हीलियम की नाभिक का निर्माण करे। लेकिन नाभिकीय विखंडन में बात करूं तो मैं बात करूंगा इसमें कौन यूज होता है भाई? तो यूरेनियम, ठीक है, U-238 यूरेनियम इस्तेमाल होता है। यूरेनियम क्या करता है भाई? तो यूरेनियम क्या एक भारी नाभिक टूट करके दो हल्के नाभिकों के निर्माण करता है। खैर, ये तीन हल्के नाभिकों के निर्माण करता है। एक यूरेनियम अगर हमारे पास में ब्रेक होता है तो ये क्या करता है भाई? तीन हल्के नाभिकों के निर्माण करता है। फिर ये एक नाभिक टूटेगा तो कितने? तीन नए नाभिकों के निर्माण करेगा। और हर बार इस विखंडन में या इधर संलयन में क्या लिबरेट होगी भाई? एनर्जी लिबरेट होती है, ऊर्जा निकलती है। जैसे ये तो हम सभी को पता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य से जो मुझे सोलर एनर्जी मिल रही है उसका क्या कारण है भाई? नाभिकीय संलयन। सूरज में दो हल्के नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं और उससे जो ऊर्जा निकल रही है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, वही है नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन का मतलब आपको समझ में आ गया कि भैया एक नाभिक है, टूट रहा है, टूट करके हल्के नाभिकों के निर्माण कर रहा है, और जो हल्के नाभिकों के निर्माण करेगा, इस संदर्भ में यहां पर से भी हीट लिबरेट होती है, एनर्जी निकलती है, जिसको हम एक अरेंजमेंट के जरिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस हीट को ट्रैप करके हम स्टीम बनाते हैं और स्टीम से टरबाइन चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। विद्युत ऊर्जा, अब इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है आज के समय में, है ना। सबसे ज्यादा जरूरी ऊर्जा हो गई है कौन? विद्युत ऊर्जा। यानी लगभग आपके आसपास में चलने वाली मैक्सिमम चीजें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चल रही है, यानी विद्युत ऊर्जा पे चल रही है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को नॉर्मली आप ऐसा समझ लीजिए, जो ड्राई सेल आपने देखा होगा, जो घड़ियों में जो बैटरी आप डाल रहे हो वो क्या है? वो केमिकल एनर्जी अल्टीमेटली। उसमें कुछ केमिकल्स भरे गए हैं, वो केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और वहां से वो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो अल्टीमेटली वो केमिकल एनर्जी का ही पार्ट है, ठीक। चलिए, तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। ओवरऑल की मतलब एनर्जी के टाइप्स मैंने आखिर में इत्यादि लिखा था, उसका कारण क्या भाई? अभी बहुत सारे टाइप्स है एनर्जी की, बहुत सारे, बहुत ही वास्ट है, ठीक है। क्यों है? उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण यह है, देखिए, ये पूरी दुनिया सिर्फ ये दो वर्ड पे टिकी हुई है। किस पे भाई? मास और एनर्जी। सिर्फ यही दो वर्ड है, मैटर और एनर्जी। ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ यही दो बातों पर निर्भर करता है, मैटर और एनर्जी, ठीक है। मतलब द्रव्यमान और उसकी एनर्जी। तो इसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक रिलेशनशिप दिया था, एक कन्वर्जन दिया। उन्होंने कहा कि मास एनर्जी में कन्वर्टेबल है। मास किस में कन्वर्टेबल है भाई? एनर्जी में कन्वर्टेबल है। कैसे? तो अगर किसी मास को स्पीड ऑफ लाइट से मैं कहीं पे थ्रो कर देता हूं, एक मास को स्पीड ऑफ लाइट से मैं थ्रो कर देता हूं, तो मास और स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ये बराबर होता है उसकी एनर्जी के। मतलब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। E मतलब क्या भाई? तो E मतलब हो गई मेरी वही एनर्जी। M मतलब क्या है भैया? तो मास। और C स्क्वायर मतलब क्या है भैया? तो यह है स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की जो चाल है, इससे अगर मैंने किसी द्रव्यमान को, किसी मास को थ्रो कर दिया है, फायर कर दिया है, तो उसके पास में जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा उतनी ही एनर्जी होगी। कैसे? मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का जो स्क्वायर होगा वही है इसकी एनर्जी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? देखिए, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य है। तुल्य का मतलब इक्विवेलेंट है। मतलब आप मास को एनर्जी के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और एनर्जी को मास के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अर्थात इनको परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। निम्नलिखित समीकरण द्वारा परस्पर संबंधित होते हैं। मतलब अगर एनर्जी में मास को कन्वर्ट करना है तो E इक्वल्स टू MC स्क्वायर चलना है। M मास है, द्रव्यमान है। C क्या है भाई? तो प्रकाश की निर्वात में चाल है, और प्रकाश की निर्वात में चाल होती कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जैसे आपको याद रखना है रख सकते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सबसे बेहतर तरीका है। यह है स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से कोई चीज चल रहा है और
उसमें मास का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो यही है मेरी एनर्जी। मतलब इस समीकरण को द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध या फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं कि ये इक्वेशन आने के बाद हमारी पूरी कम्युनिकेशन वाली जो दुनिया थी, मतलब टेली कम्युनिकेशन की दुनिया थी, एक जगह से दूसरी जगह जो मैं कोई डेटा भेज रहा था उसकी जो दुनिया थी, ये पूरी तरीके से बदल गई। आज की डेट में आप देख पा रहे हैं कि भैया हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन जो इजीली शेयर कर रहे हैं। और आपको कैसा लगता है? बहुत आसान लगता है ना कि मैंने किसी चीज के फोटो क्लिक करी, दूसरे को भेज दिया, उस तक पहुंच गया। या फिर मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट से यहां स्कैन किया और सामने वाले को भेज दिया, सामने वाले ने प्रिंट कर लिया। ये अल्टीमेटली डेटा ट्रांसफरिंग में बहुत बड़ा मदद किया था इस इक्वेशन ने। इन शॉर्ट में अगर आपसे एक बात कहना चाहूं तो आप ऐसा सोच सकते हैं, और आपको सोचना भी चाहिए, क्योंकि आपके ही कंधों पर अब ये अगली टेक्नोलॉजी लाने की जिम्मेदारी है। और क्या है भाई, तो आपको क्या ऐसा नहीं महसूस होता कि मैं ऐसा बोलूं, थोड़ा सा सोच के देखना, बड़ा अटपटा सा बोल रहा हूं लेकिन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं क्या हुआ, आज स्कूल गया और घर पे मैं भूल आया क्या भाई, तो मेरी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा वाला एक पेन था, मैं भूल आया। कहां पे? घर पे। अब स्कूल में मुझे याद है यार वो तो लकी पेन था मेरा, उसी पेन से मैं पेपर देता हूं तो मेरे अच्छे नंबर आते हैं। तो अब मैंने घर वालों को फोन किया, भैया यार वो पेन तो भूल गया। तो क्या करेंगे? या तो घर वाले यहां पर पहुंचाने आए। क्या हम ऐसे कोई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं कि ये घर पे रखा है पेन और ये है हमारी स्कूल, ये पेन वहां पर एक कोई ऐसी मशीनरी हो जिसके अंदर हम डाल दें और यही वाला पेन यहां पर हमको क्या मिल जाए? डेवलप होकर के मिल जाए। लगा अटपटा? इतना ही अटपटा उस दिन भी लग रहा था जिस दिन कोई कह रहा था कि भाई एक पेज है मेरे पास, कुछ लिखा हुआ है और ये मैं रहता हूं एक शहर ए में और शहर बी में मुझे अपने मित्र के पास में ये वाला डॉक्यूमेंट्स, ये वाला पेज भेजना है। तो सामने वाले को बहुत अटपटा लग रहा था ये बात कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, ये वाला पेज कोई जाएगा भी नहीं और ये पेज इसके पास पहुंच जाएगा, ऐसे कैसे? लेकिन एट द फाइनली आया ना। क्या करते हो आप एक पिक क्लिक करते हो, एक फोटो स्कैन करते हो, आप इंटरनेट पे एक सर्वर पे डालते हो और ये चीज यहां पहुंच जाती है। अब इसको क्या चाहिए भैया? तो इसको चाहिए कि इसको ये पिक मिल गई, अब इसको हार्ड कॉपी में चाहिए तो भैया ये प्रिंटर से प्रिंट कर लेगा। तो मैं भी तो ऐसा ही कह रहा हूं, ये पेन को एक ऐसे सिस्टम में डाला कि इसका जो मास था वो मास यहां डिसॉल्व हो गई, मास इसका खत्म हो गया, चला गया पूरा मास इसमें। अब वो किसकी एनर्जी इक्वेशन बन गई और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जा सकता है। बोलो हाँ भैया, मैंने इसके मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। मेरे पास यहां कम्युनिकेशन होकर के क्या आई है? एनर्जी। तो क्या मैं इस एनर्जी से दोबारा मास नहीं प्राप्त कर सकता हूं? कर सकता हूं। सोचने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है आज के दिन में, लेकिन ये डैम श्योर मैं बोल रहा हूं कि भैया एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये भी हकीकत होगा, ये भी एक दिन पॉसिबल होगा। क्योंकि जैसे अभी आपने देख लिया ना, 3D प्रिंटर्स पॉसिबल हो गए ना। जैसे जो शेप, जो इमेज आप देखते हैं उसको आप प्रिंट करते हैं, 3D में वो ऑब्जेक्ट बन के मिल जाता है। एक दिन के लिए ये भी मुश्किल था लेकिन संभव हुआ, तो एक दिन ये भी होगा कि यही वाला एग्जैक्टली पेन मुझे यहां पर मिल जाएगा। अब ये अलग की बात है कि भैया उसको कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, मतलब मैं तो एक क्यूरियोसिटी आपके लिए देकर के जा रहा हूं, एक पॉइंट आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूं कि आप सोचो, आगे बढ़ो और क्यों पढ़ रहे हो साइंस, क्यों आ रहे हैं हम इस साइंस सब्जेक्ट में, अल्टीमेटली फिजिक्स में इतनी सारी माथापैची करने की जरूरत है क्या? तो आपको मोटिव समझ में आएगा कि आप हो कल के लिए, आप हो फ्यूचर, आप ही ये सब इनिशिएट करोगे। ठीक है भाई, तो चलिए यहां पर हम इस सेशन को करते हैं समाप्त। एंड जो हमने टारगेट फिक्स किया था कि हमें सीखना था ऊर्जा के बारे में, हमने ऊर्जा के बारे में सीख लिया, ऊर्जा की इक्वेशंस देख ली है ना, एनर्जी मास इक्वेशन देख ली हमने, एनर्जी के लिए क्या देख लिया भाई, उसकी यूनिट देख ली, डायमेंशन फॉर्मूला देख लिया, सब कुछ देख लिया, समझ चुके। तो इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए भी आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है आपके लिए एक हाई एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। क्या दे देते हैं भाई? तो ये आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई अल्टीमेट मतलब हम एनसीईआरटी बेस्ड पूरा कोर्स कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो कोर्स कंटेंट है वो क्या है भाई? वो एनसीईआरटी ही है और आप यहां से पूरी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ
अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड या सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी नहीं घबराना है। आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स ये सारे कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आते हैं। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप चाहते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को सुधारना तो भाई स्पोकन इंग्लिश का भी सेगमेंट हमारे पास में और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ अगर यूपी या बिहार बोर्ड से तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स एंड पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन, थोड़े से इंप्रूवमेंट, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको मिल जाती है बुक्स एंड ई बुक्स जो कि मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा एक्सक्लूसिवली डिजाइन की गई है आपके लिए। उसको आप इजीली परचेस कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भाई आप हमारे साथ हमारे YouTube पे जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आप अपने इंफॉर्मेशन, कोई नई चीज, कोई सुझाव आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई चीजें आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो फटाफट से करिए क्या काम भाई, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।